वेलकम टू सोल बाय स्वाति। सो इम्यून सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है और कैसे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन से यहाँ पर पूरे इम्यून सिस्टम में कैसे फंक्शनिंग होती है और कैसे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है पैथोजन से। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आज जो है सेल फंक्शंस जो इम्यून सिस्टम में कौन सी सेल काम करती हैं उसे डिस्कस करेंगे। हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस क्या होती हैं, एंटीजेंस किन्हें कहा जाता है, साइटोकाइंस यहाँ पे क्या होते हैं और इन्फ्लेमेशन प्रोसेस क्या होती हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। तो अगर हम इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जो जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे होंगे, चाहे हम इनट इम्यूनिटी को समझें, एडेप्टिव इम्यूनिटी को समझें, तो वो हमें अच्छे से समझ में आ पाएंगे क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अच्छे से लिंक करते हैं तो वो चीज़ें अच्छे से बेटर समझ में आती है और हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपने अगर इम्यून इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर देखा हो सॉल्व बाय स्वाति पर, तो वहाँ पर हमने इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था अ, और कुछ सेल्स के बारे में मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि कौन सी सेल्स यहाँ पर काम करती हैं। तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम में किस तरीके की सेल काम करती हैं, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक्चुअली इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होंगी तो वो किस टाइप की सेल होगी, तो वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। इम्यून सिस्टम में काम करती है ब्लड सेल्स और टिश्यू सेल्स। तो यहाँ पर ब्लड सेल्स में कौन सी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स काम करती हैं, तो ब्लड सेल्स हमें पता है कि ब्लड जो है वो वाटर एंड प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है, जहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेल्स भी होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो आरबीसी का जो काम होता है, वो आरबीसी का काम होता है O2 ट्रांसपोर्ट का, जो कि हीमोग्लोबिन के थ्रू हर टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी का काम हम इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे। और प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो ब्लड क्लोटिंग में इसका फंक्शन होता है। अब डब्ल्यूबीसी जो है, यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यून सिस्टम के लिए। हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं वो डब्ल्यूबीसी करती है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ब्लड के अंदर, वो हमें पूरा इम्यून सिस्टम डिफेंस प्रोवाइड करती हैं और पैथोजन से फाइट करके हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करती हैं। अगर डब्ल्यूबीसी ना हो तो हम, क्योंकि 24/7 हम लगातार पैथोजन के कांटेक्ट में रहते हैं, यहाँ पर पैथोजन हमें क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते रहते हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ना हो तो हमें फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती। इसीलिए डब्ल्यूबीसी स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स होती हैं और इसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि अलग अलग वर्क परफॉर्म करती हैं और हमें इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो अब देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी में क्या है और किस तरह की सेल्स यहाँ पे कैसे बनती है, उसका पूरा प्रोसेस। तो डब्ल्यूबीसी जो होती, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे टिबिया, फीमर वगैरह, जो बॉडी की जो लंबी वाली हड्डियां होती है, उनके जो बोन्स के अंदर क्या होता है, बोन मेरो प्रेजेंट होता है। और इन्हीं बोन मेरो में क्या होता है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। स्टेम सेल्स उन सेल को कहा जाता है जो कि दूसरे सेल्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। और हेमेटोपोएटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए इन स्टेम सेल्स को क्या कहा गया है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहा गया है। अब इनका जो नेचर होता है वो मल्टीपोटेंट होता है, मतलब एक सिंगल टाइप की भी स्टेम सेल्स यहाँ पर ब्लड सेल्स की डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्स को बनाती है, इसलिए मल्टी पोटेंशियल है इसका, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स को ये बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। अब जो ये स्टेम सेल्स होती हैं, ये स्टेम सेल्स यहाँ पर दो तरह की प्रोजेनिटर सेल्स बनाती हैं। प्रोजेनिटर सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मतलब उनकी इनसे जो बनने वाली प्रोजेनिस होगी वो इनके तरह, इनके उनके लिए ये पेरेंट सेल की तरह काम करेगी। तो माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, दो डिफरेंट कैटेगरीज में ये सेल फॉर्म होती हैं। और माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो होती है वो दो तरह की सेल्स की प्रोजेनिटर सेल्स फॉर्म करती हैं, एरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स एंड मेगाकैरियोट प्रोजेनिटर सेल्स। यहाँ पर जो एरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं वो आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे ये याद रखने की बात होती है कि आरबीसी किन प्रोजेनिटर सेल से बनती है, वो किस लीनियस से बनती है, माइलोइड से बनती है, लिम्फोइड से बनती है। मेगाकैरियोट्स प्रोजेनिटर सेल्स जो है वो प्लेटलेट्स को बनाती हैं। तो यहाँ पे ये भी याद रखने की बात है कि प्लेटलेट जो है वो मेगाकैरियोट साइट प्रोजेनिटर से बनती है, जो कि माइलोइड लीनियस से आती है।
दूसरा है माइलोइड प्रोजेनिटर्स में और प्रोजेनिटर सेल्स जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स मैक्रोफेजेस को बनाती हैं, उनकी जो प्रोजेनिटर सेल्स है वो न्यूट्रोफिल्स को बनाएगी, यूसिनोफिल्स को बनाएगी, मास्ट सेल्स को बनाएगी एंड बेसोफिल्स को बनाएगी। और दूसरा जो इसमें लीनिएज होता है वो होता है लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स का, जिससे कि बी सेल्स बनती हैं, टी सेल्स बनती हैं, एनएल सेल्स बनती है। और ये जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स की सेल्स होती हैं ये कहाँ काम करती है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में काम करती हैं। इनके सेल्स इनट इम्यूनिटी का पार्ट है, लेकिन ये जो है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से बनती हैं। और ये जो बी एन टी सेल्स है ये 99% ये लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम में रहती है और लिम्फोइड ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स प्रोजेनेटर से बन रही है, प्लेटलेट्स मेगाकैरियोट्स प्रोजेनेटर से बन रही है। बाकी जो न्यूट्रोफिल्स हो गई, यूसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, बी सेल, टी सेल, एनके सेल्स, ये सभी जो हैं ये डब्ल्यूबीसी की सब टाइप्स हैं। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी की जो सब टाइप सेल्स होती हैं वो होती है एन, एल, एम, ए एन, बी। और यहाँ पे एनके सेल्स भी होती है जो कि इनकी सब टाइप्स होती है। ये यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स के बाद लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स होती हैं, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो यहाँ पे इतनी कैटेगरी की सेल्स डब्ल्यूबीसी के अंदर होती हैं और इन सभी सेल्स को मिलाकर ही डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्योंकि ये ज़्यादातर लिम्फ में पाई जाती हैं इसीलिए इनका नाम वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इन सभी सेल्स को मिलकर डब्ल्यूबीसी बनती है और ये आरबीसी को हम यहाँ पे छोड़ना है, प्लेटलेट्स को छोड़ना है। इसके अलावा जो यहाँ पर है, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज की प्रोजेनिटर सेल्स जो बन रही हो, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, बी सेल, टी सेल, एनके सेल, ये सारी जो सेल्स है यहाँ पर, ये वाली सारी सेल्स और ये वाली सारी सेल्स ये यहाँ पर इम्यून सिस्टम में काम करती हैं। तो हमें अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि इम्यून सिस्टम में कौन सी सेल काम करने वाली है, ये यहाँ से क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जो माइलोइड प्रोजेनिटर्स की सेल्स है, जिसके हम बोल रहे हैं कि एक कैटेगरी उसमें ग्रेनुलोसाइट्स की बनती है और दूसरा जो सेल्स बनती है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स बनती है। ये दोनों ही टाइप की सेल्स माइलोइड प्रोजेनिटर सेल से ही बनती है। अब ग्रेनुलोसाइट सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जिनमें क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इन सेल्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है तो इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स हो सकते हैं, यहाँ पे इन ग्रेन्यूल्स के अंदर पेप्टाइड्स हो सकते हैं, केटाइन एनायंस हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इनके अंदर आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एंजाइम से मिलकर, पेप्टाइड से मिलकर, आयन से मिलकर ये ग्रेन्यूल्स बने हुए होते हैं और इन सेल्स को क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। अब इन ग्रेन्यूल्स की वजह से ही ये क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम में ये सेल्स यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट्स की, तो जो एसिडोफिल सेल्स हैं, बेसोफिल सेल्स हैं एंड न्यूट्रोफिल सेल्स है, ये यहाँ पर मास्टर सेल्स भी इसके अंदर आती हैं। ये सेल्स जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स कैटेगरी के अंदर आती है। इन सभी सेल्स के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम न्यूट्रोफिल्स के पिक्चर में देख सकते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, जो कि मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। और ये जो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स न्यूट्रोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो फेगोसाइटोसिस करती हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करने का काम न्यूट्रोफिल्स करती हैं। अब जो ए ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी की जो सेल्स होती है, जो कि माइलोइड प्रोजेनिटर से ही बनती हैं, उनके अंदर यहाँ पे मोनोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आती हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आती हैं। मोनोसाइट्स जो होती हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स होती है ब्लड की। ब्लड के अंदर जो भी बैक्टीरिया पैथोजन को इनगल्फ करने वाली सेल्स होती हैं उन्हें मोनोसाइट्स कहा जाता है। अगर वही सेल्स टिश्यू के अंदर होती है तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है, क्योंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ये दोनों ही मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस दोनों ही फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। यहाँ पे क्या करती है, बैक्टीरिया और पैथोजन का एनगल्फ करती है, मतलब उसे डायरेक्ट निगल जाती है। जैसे हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं ना, तो ये क्या करती है, पकड़ पकड़ के उनको खाने का काम करती है, इसीलिए इन्हें फेगोसाइटोसिस सेल्स कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स जिसके अंदर बी सेल्स एंड टी सेल्स आती हैं, ये भी एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ये जो कैटेगरीज की सेल है वो एग्रेनुलोसाइट्स होती है। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंट मैकेनिज्म से पैथोजन को अटैक करती हैं।
प्लस यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती है एंड डेंड्राइटिक सेल्स होती है, इन तीनों ही सेल्स को यहाँ पर कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एपीसीज जो हैं वो हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इन तीनों ही सेल्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन तीनों ही सेल्स को एपीसीज की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। पूरे इम्यून सिस्टम में अगर एपीसी पूछा जाए कि इनमें से किसका काम है एपीसीज का, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन सी होती है, तो मैक्रोफाजेस होती है, फिर यहाँ पर बी सेल्स होती हैं एंड डी सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे इसे क्या रख, बी डी एम, इस शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पे इसे याद रखा जा सकता है। बीडीएम जो होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम की। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर ग्रेन्युलोसाइट्स के जो कैटेगरीज हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स जो सेल्स हैं, उनको अगर हम स्पेसिफिक उनका फंक्शंस देखें तो वो देखते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जो इओसिनोफिल्स हैं, जिसे कि एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, ये जो है प्रोटोजोअन पैरासाइट से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। आरओएस मतलब ऐसी रिएक्टिव ऑक्सीजन को सिक्रेट करके उन पैथोजन को मारने में हेल्प करती हैं, जिससे कि हमें इम्यूनिटी डिफेंस प्रोवाइड कराया जाता है। प्रोटोजोअन पैरासाइट्स जो कि प्रोटोजोआ कैटेगरी के पैरासाइट्स होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, इओसिनोफिल्स। यहाँ पे इओसिनोफिल्स का पिक्चर हम देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड के फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पैरासाइट जब भी बॉडी के अंदर आता है तो एडोप्टिव इम्यून सिस्टम में जो बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो क्या करती है, एंटीबॉडीज इस पैथोजन को चारों तरफ से घेर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे इओसिनोफिल जाके उस पैथोजन पे क्या करती है, अटैक करती है, और वो पैथोजन क्या होता है, मारा जाता है। तो ऐसे ये काम करती है। इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हर सेल का जो भी सेल्स है इम्यून सिस्टम में, उनके काम करने का सबका अपना अपना तरीका है। सब अपने अपने फॉर्म में काम करती हैं। कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं करता है। यहाँ पर बिल्कुल यूनिक वे में सब अपने अपने काम करती हैं। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स यहाँ पर नॉन फेगोसाइटोसिक सेल्स होती है। ये काम करती है एलर्जिक रिस्पॉन्स में। जैसे कि हमें कभी कभी पॉलन ग्रेन वगैरह से बहुत सारे पीपल्स को जो वीट वगैरह में ग्लूटीन वगैरह प्रोटीन्स होते हैं, उनसे भी एलर्जी होती है। तो यहाँ पर एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट कराने में बेसोफिल्स का बड़ा रोल है। एलर्जी के लिए बेसोफिल्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो बेसोफिल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में हमने बात करी थी कि इसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका भी न्यूक्लियस क्या होता है, मल्टीलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है। अब यहाँ पे जो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ पे कुछ केमिकल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, जो क्या करते हैं, एलर्जी जनरेट कराने का काम करते हैं। हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और सेरोटोनिन जो होते हैं वो इन्फ्लामेटरी एजेंट्स भी होते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो बेसोफिल्स यहाँ पर एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती हैं। तीसरी यहाँ पर और बेसोफिल्स के सरफेस पे क्या होता है, एक बात और, बेसोफिल्स के सरफेस पे यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए भी ये भी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से भी इंटरेक्ट करके यहाँ पर काम करती हैं। मास्ट सेल्स भी यहाँ पर देखते हैं, मास्ट सेल्स के अंदर भी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होते हैं। ये भी मास्ट सेल क्या होती है, जब भी ये पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये यहाँ पर बस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो बाहर रिलीज होता है। उसके अंदर हिस्टामिन वगैरह डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। तो यहाँ पर हिस्टामिन मास्ट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन को रिलीज करती हैं, जो कि इन्फ्लामेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स के स्पेसिफिक सेल्स के फंक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। होप ये क्लियर होगा आपके लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर सेल है वो है नेचुरल किलर सेल्स। अब इनका नाम नेचुरल किलर क्यों रखा गया, उसके पीछे यहाँ पर इनका फंक्शन है कि ये कैसे नेचुरल तरीके से किलर की तरह काम करती है, मतलब मारने का काम करेगी। अब जो टोटल लिम्फोसाइट्स होती है उसका 5 से 10% यहाँ पर एनके सेल्स रहती हैं। अब एनके सेल्स का अलग तरीका है काम करने का, बिल्कुल ये यूनिक वे में काम करती है। एनके सेल्स का ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस है इसका प्रेजेंट है, और यहाँ पे कुछ लाइटिक ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारने का काम करेंगे। अब इनका काम बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग तरह के सेल्स को ही टारगेट करती है। एनके सेल्स क्या करेगी, एनके सेल्स के पास जो इनके ग्रेन्यूल्स है, यहाँ पर परफोरिन कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स होंगे इनके ग्रेन्यूल्स में, जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कोई भी सेल, जैसे कैंसर सेल्स हमारी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कंटिन्यूस कैंसर सेल्स बनती रहती हैं, क्योंकि हम यूवी के एक्सपोजर में आते हैं, डिफरेंट केमिकल कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर में आते हैं, फिजिकल एजेंट्स जो हमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो लगातार हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बनती रहती है। लेकिन हमें कैंसर क्यों नहीं होता, क्योंकि उन कैंसर सेल्स को लगातार एनके सेल्स क्या करती है, बॉडी में कंटिन्यू उन्हें मारती रहती है, इसलिए हमें कैंसर डिजीज नहीं होती है। तो यहाँ पे कैंसर को, जो कैंसर सेल्स हो और ऐसी सेल्स जो कि कोई सेल्स किसी किसी वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, ऐसी सेल्स को टारगेट करेगी एनके सेल्स, और पैथोजन से इन्फेक्टेड जो भी सेल्स होगी उन सेल्स को डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट किलिंग उनकी की जाती है। अगर एनके सेल्स घूम रही है इधर उधर, उसको कैंसर सेल दिख गई, वायरस इन्फेक्टेड सेल को पहचान लिया उसने, पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स को पहचान लिया, तो यहाँ पे क्या करती है, उस सेल को स्पेसिफिकली बिल्कुल उस सेल को मारने का काम करती है, उस सेल के पास जाती है और उस सेल के आसपास ये जो एनके सेल्स है यहाँ पर परफोरिन रिलीज करती हैं, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज करती हैं और इस सेल पर डायरेक्ट ये काम करते हैं। और इस सेल में क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन है इस सेल में यहाँ पर पोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इस सेल की क्या होती है, किलिंग होती है, यहाँ पर इसको मार दिया जाता है। तो जब ये सेल की इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर सेल की किलिंग हो जाएगी। इसलिए कैंसर सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, डायरेक्ट किलिंग करके मारती है। तो इसका काम बिल्कुल अलग है, यूनिक वे में ये काम करती है। तो होप आपको नेचुरल किलर सेल का फंक्शन समझ में आया होगा, और इससे पहले जो हमने सेल्स डिस्कस करी है उनका यूनिक फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो हमारी ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट जिसमें बी टी सेल्स को देखा, तो यहाँ पर उनके फंक्शंस को हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि बी सेल्स, टी सेल ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, तो हम उनके फंक्शंस को वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इन सेल का जो बनने का प्रोसेस है वो भी हमने पहले डिस्कस किया कि जो लॉन्ग बोन्स होती है हमारी बॉडी में, उनमें जो बोन मेरो प्रेजेंट होता है वहाँ पर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, वहीं पर इनका फॉर्मेशन होता है। अब हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस क्या होती है, तो हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस को कहा जाता है, यहाँ पे ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को प्रोसेस कहा जाता है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे ही यहाँ पर हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। और ये होता है यहाँ पर किडनी से निकलने वाले रेनिन हार्मोन्स की वजह से, जिससे कि ब्लड सेल फॉर्म होती है, और डिफरेंट यहाँ पर हार्मोन्स वगैरह काम करते हैं, वेक्टर्स काम करते हैं इन ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की वजह से, जिससे कि कंटिन्यू हमारे जो बोन मेरो है वहाँ पर ब्लड सेल्स बनती रहती है और लगातार हमारे सर्कुलेशन में चलती हैं, और स्पेसिफिक उनका लाइफ स्पान होता है, जैसे आरबीसी का 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का कुछ 5-7 डेज 8 आवर्स में होता है। तो ऐसे करके ये अपना लाइफ स्पान करके लगातार ये बॉडी में खत्म होती जाती है और बनती जाती है, तो इनका लगातार फॉर्मेशन होता रहता है। तो अब यहाँ पर हम देखें, तो अगर फिगर में हम देखें तो ह्यूमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ये यहाँ पर बोन मेरो में प्रेजेंट है। बोन मेरो में ये लगातार ये अपनी जैसे ही स्टेम सेल्स को बनाती है, और दूसरा ये माइलोइड एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स को बनाती है। अब माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स है वो यहाँ पर मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटिलेट्स, आरबीसी इन सब सेल्स को बनाती है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। और जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स है वो यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स को बनाएगी, दूसरा यहाँ पर लिम्फोसाइट्स को बनाएगी, जिसमें कि बी टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और इनके स्पेसिफिक यहाँ पर फंक्शंस भी मेंशन किए जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स भी बनाती है, तो डेंड्राइटिक सेल्स दोनों ही लीनियर से बनती है, चाहे वो लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स की सेल्स भी यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स बनाती हैं, दूसरा जो माइलोइड प्रोजेनिटर्स की सेल्स है वो भी यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स बनाती है। तो डिफरेंट यहाँ पर सेल्स हम देख रहे हैं कि बोन मेरो से वो कैसे बन के डिफरेंट पेरिफेरल टिश्यूज में जाती हैं और अपना अपना काम यहाँ पर काम करती है। तो अगर हम इमेजिन करें कि लिविंग सिस्टम में अगर ये सेल्स ना हो, तो हम हमारा कुछ लाइफ ही नहीं होगा ना, हम जन्म से पहले ही हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी आर्मी है सेल्स के अंदर, जो कि पूरे लिविंग सिस्टम में हमारे अंदर लगातार बाहर के पैथोजन से फाइट कर रही हैं। तो बाहर की आर्मी जो पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया जो भी कुछ होगा जो हमें इन्फेक्शन करते हैं, और अंदर की आर्मी जो है लगातार इनकी फाइटिंग चल रही है, 24/7 ये हमारे लिए काम करती हैं और हमें बेटर सर्वाइवल प्रोवाइड करती हैं। तो इमेजिन कीजिए बायोलॉजी मतलब कितना हमारे बॉडी के अंदर काम चल रहा है, और हमें उसका हम बिल्कुल अनकॉन्शियस है इन सब चीज़ों के लिए, हमें पता ही नहीं कि इतना सिस्टम हमारे अंदर काम कर रहा है। तो बहुत बायोलॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इतना मतलब इतना चीज़ें अंदर चल रही हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हम टेक्निकली इन चीज़ों को बना भी नहीं सकते, हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कितने भी हम आईटी सेक्टर में बढ़ जाएं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो काम चल रहा है वो इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल है कि हम उसे ना बना सकते हैं, और बहुत ही बायोलॉजी ने इतना कोऑर्डिनेटेड वे में सिस्टम को बनाया है।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपर वे में काम करती है, चीज़ें एकदम बिल्कुल बिना मिस्टेक के चीज़ें फ्लॉलेस काम करती हैं। तो लिविंग सिस्टम की यही ब्यूटी है, और इसीलिए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ पर इतने अच्छे से लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कुछ 1-2 सेल्स और हमारी बाकी है, जिसका फंक्शन हम स्पेसिफिक देख लेते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम में क्या रोल है, वो अपना क्या अपना योगदान दे रही हैं। तो मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस एक ग्रेन्युलोसाइट्स की कैटेगरी में आती हैं, और इनका काम जो है, इनके अंदर वैसे तो कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। जैसे यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक इमेज में देख सकते हैं कि बाहर ये पैथोजेंस प्रेजेंट है, और ये जो सेल है, ये कैसे पैथोजन को अपने अंदर इनगल्फ कर रही है, और कैसे अंदर इसकी किलिंग होगी। अब अंदर इसको पकड़ लिया गया है, और इसकी बढ़िया से अब यहाँ पर धुलाई की जाएगी। तो मैक्रोफेजेस का काम बिल्कुल अलग है, ये अंदर ले जाके एक कमरे में ले जाके फिर इसकी पिटाई करेगी, ताकि अब नेक्स्ट टाइम पैथोजन हमारे अंदर ना आए। तो इसका काम बिल्कुल अलग है। फेगोसाइटोसिस ये करती हैं, और एंटीजन प्रेजेंट करके इसका अलग वे है, ये अपने सरफेस पर उस मरे हुए पैथोजन के टुकड़ों को डिस्प्ले करती हैं, और आसपास की सेल को सतर्क करती हैं कि आओ, ये मैं पकड़ लिया है, अब तुम इसे मारो। तो बहुत ही यूनिक वे में काम करती हैं। डेंड्राइटिक सेल्स की बात करें तो डेंड्राइटिक सेल्स भी यहाँ पर जो भी बॉडी में पेरिफेरल साइज होती है, पेरिफेरल टिश्यूज वगैरह होते हैं, वहाँ पर एंटीजन को अपटेक करती हैं, और अपने सरफेस पे उसे बताती हैं, और दूसरे इम्यून सेल्स को सतर्क करती हैं कि कोई पैथोजन बाहर से आया है, तुम इसे संभालो और बढ़िया से इसका समाधान करो। तो यहाँ पर ये कितना अलग वे में काम करती हैं कि भाई मिलजुल के मारेंगे, तभी ये याद रखेगा पैथोजन, नहीं नेक्स्ट टाइम बॉडी में नहीं आएगा। तो इनका काम करने का बिल्कुल यूनिक वे है। अभी तक हमने जो भी सेल्स के फंक्शन परफॉर्म किए देखे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल यूनिक वे में हर सेल काम कर रही है, नहीं? तो जैसे कि अब ओवरऑल अगर हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में देख लें, तो यहाँ पर ओवरऑल कितनी सेल्स हमारी हो गई। ग्रेन्युलोसाइट्स के माइलोइड प्रोजेनिटर में अगर हम बात करें, तो डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटिलेट्स एंड आरबीसी, और यहाँ पे बेसोफिल्स है मास्ट सेल। दूसरा, हम लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स की बात करें तो नेचुरल किलर सेल्स, फिर हमारा बी सेल्स, टी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। इतनी सारी सेल्स, ये पूरी जो आर्मी लगी हुई है हमारे इम्यून सिस्टम में, सब मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से पैथोजन को हटाने में योगदान दे रहे हैं। तो इनका सबका अपना काम है, सबकी अपनी खूबसूरती है, और बिल्कुल पैथोजन जब भी आए बॉडी में, तो उसे ये पता ही रहता है हमेशा कि पूरी आर्मी अंदर है, तो वो बिल्कुल ध्यान से अंदर एंटर करता है। फिर भी उसकी धुलाई यहाँ से शुरू हो जाती है, और सब मिलके उसे खत्म कर देते हैं। इस तरीके से हम हमारी बॉडी जो है, वो डिफेंस हमारी बॉडी को दिया जाता है। अब जो हमने यहाँ पर इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स को दिखा, अभी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो हम बी और टी सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इनेट इम्यून सिस्टम है हमारा, और जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, क्या वो दोनों अलग अलग काम करते हैं कि बिल्कुल इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं? ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसे पूरी इंटीग्रिटी के साथ अंदर काम करना होगा, नहीं? जो भी सेल्स है, जो भी हमारे लिविंग सिस्टम में जो भी टिश्यूज हैं, तो वो सब आपस में कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, नहीं? इसका काम इसको पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसका काम इसको पता रहना चाहिए। तो इनका आपस में यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जो इनको इंटरेक्ट करवाती हैं, कि इम्यून सिस्टम में भी पता लगे कि एडेप्टिव में काम चल रहा है, बीओटी सेल्स काम कर रही हैं, और एडेप्टिव में भी पता लगे कि यहाँ पर इनेट में इतने सारी सेल्स काम कर रही हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनका कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो यूनिट इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह, अगर हम बी सेल्स और टी सेल्स को इम्यून सिस्टम के छोड़ दें, जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, इसके अलावा जो भी सेल्स हमने अभी पढ़ी, वो सारी ही इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये हमें ध्यान रखना है, बी और टी सेल को छोड़कर जो भी सारी सेल्स हैं, वो सब इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर जो इनेट इम्यूनिटी की सेल्स और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल्स है, बी सेल और टी सेल्स, इनके बीच में कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, यहाँ पर बी सेल्स भी हो गई, उसके अलावा मैक्रोफेजेस भी हो गई। तो ये क्या करती हैं, ये इन सेल्स के बीच में और इन सेल्स के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन और चीज़ों को कम्युनिकेट कराने का काम करती हैं, कि भाई यहाँ पर इस सिस्टम को पता लगे कि यहाँ पे किस पैथोजन को अगेंस्ट काम किया जा रहा है, और यहाँ पे किन पैथोजन के अगेंस्ट फाइट हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके इंटरेक्शन से पता लगती हैं, और फिर
यहाँ पर प्रॉपर इंटरेक्शन की वजह से पूरा इम्यून सिस्टम यहाँ पे अच्छे से काम कर पाता है और अच्छे से हमें डिफेंस प्रोवाइड कर पाता है। अगर ये दोनों सेपरेटली काम करें, उनका इंटरेक्शन ही ना हो, तो फिर कोई भी पैथोजन बॉडी में इन्फेक्शन इजीली कर देगा। नहीं, सिस्टम को पता ही नहीं लगेगा कौन से टिश्यू में क्या इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ किस ऑर्गन में क्या चीज़ डैमेज हुई है, हमें इंजरी हुई है, तो वो चीज़ें पता नहीं लगेगी। इसलिए इनका इंटरेक्शन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों ही कैसे कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, इसे हम समझ चुके हैं। होप आपको समझ में आया होगा क्या स्टोरी पूरी यहाँ पर चल रही है। जब भी हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो इम्यून सिस्टम में एक वर्ड बहुत ही हम आगे भी देखेंगे, एंटीजेंस। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस किसे कहा जाता है और एंटीजेंस की एक्चुअली किन एजेंट्स को एंटीजन कहा जाएगा? तो एंटीजेंस ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे फॉरेन फॉरेन एजेंट्स को कहा जाएगा, या फिर कभी-कभी सेल्फ एजेंट्स भी हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर फॉरेन एजेंट्स होते हैं एंटीजेंस, जो कि क्या करते हैं? एंटीजेंस मतलब एंटीजेंस मतलब एंटीबॉडी का यहाँ पर प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है? एंटीबॉडी का ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करवाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, ठीक है? तो ये जस्ट हमारी बॉडी के लिए फॉरेन एजेंट हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं, इन्फेक्शन एजेंट, कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैथोजेंस जो भी हो गए, वो सब हमारे लिए एंटीजन की तरह काम करेंगे। इनोक्यूअस सब्सटेंस, ऐसे केमिकल्स मॉलिक्यूल जो कि हमें एलर्जी कॉज करते हैं, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, जैसे पोलन ग्रेन्स वगैरह कुछ केमिकल्स हो गए जो कि हमें एलर्जी कर सकते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर एंटीजेंस की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ग्राफ्टेड ऑर्गन, मान लो किसी पर्सन का ऑर्गन, कोई किडनी वगैरह फेल हो गया है, और किसी अनरिलेटेड पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन में भी यहाँ पर जब ऑर्गन किसी पर्सन में डोनेट किया, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो दूसरे पर्सन का जो ऑर्गन किसी रेसिपिएंट के अंदर गया, तो वो भी जो टिश्यूज उसके अंदर गए, वो भी यहाँ पे सब एंटीजन की तरह काम करते हैं। सेल्फ ऑर्गन, कभी कभी हमारे ही इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं, तो वैसे केस में भी यहाँ पर एंटीजन्स की तरह वो काम करेगा। ट्यूमर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होती हैं, यहाँ पर कैंसर सेल्स की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी हमारे सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए वो क्या करेंगे? यहाँ पर एंटीजन्स की तरह एक्ट करते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, जो एंटीजन्स होंगे ये, तो यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट से हमें प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। इनोकुअस सब्सटेंस के लिए हमारी बॉडी एलर्जी कॉज करती है। ग्राफ्ट ऑर्गन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑटो इम्यून सेल्फ ऑर्गन को अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पहचान रहा है या उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो हमें ऑटो इम्यून डिजीज कर देगा। ट्यूमर के लिए यहाँ पर ट्यूमर इम्यूनिटी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर इस एंटीजेंस के अगेंस्ट अगर यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में नहीं है, तो हमें इन्फेक्शंस हो जाएंगे। इनोक्यूअस सब्सटेंस के केस में हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, तो हम और ज़्यादा इन्फेक्शंस की चपेट में आ सकते हैं। ग्राफ्ट ऑर्गन को यहाँ पर अगर एंटीजेंस को नहीं पहचान पा रहा है इम्यून सिस्टम, तो यहाँ पे ग्राफ्ट ऑर्गन क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट किया जा सकता है। सेल्फ ऑर्गन, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, तो उन सब को ऑर्गन्स को क्या, हमारे जो भी एंटीजेंस होंगे, उन एंटीजेंस को हमारी बॉडी तो उसके लिए तो अपना ही है ना, वो दूसरा तो नहीं है, तो उसे टॉलरेट करना ही पड़ेगा। तो अपने के लिए क्या है, उसका अंदर टॉलरेंस होना चाहिए कि वो अपने ऑर्गन्स को पहचाने, अपने ऑर्गन्स के खिलाफ काम ना करें। दूसरा जो कैंसर है, कैंसर में यहाँ पर इनका जो एंटीजेंस के अगेंस्ट कैंसर सेल्स में जो होते हैं, उनके अगेंस्ट अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। तो डिफरेंट टाइप की जो भी हमारे एक ऑर्गेनिज्म से, मान लो हम हैं, एक पर्सन है, तो इस पर्सन का जो इसकी बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन है, पार्ट्स है, वो इसके लिए तो क्या हुए, अपने खुद के हुए सेल्फ। लेकिन कोई यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन है, इसके अगर यहाँ पर ऑर्गन्स अगर यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? फॉरेन एंटीजेंस की तरह ट्रीट होंगे। इस पर्सन के लिए ये यहाँ पर सब कुछ फॉरेन है। वायरस यहाँ पे अगर आ रहा है, तो ये इसके लिए फॉरेन हो जाएगा, राइट? फॉरेन एंटीजेंस की तरह काम करेंगे। यहाँ पे पैथोजेंस हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पे इसके लिए पराया है। फॉरेन का मतलब सिंपल सा है कि पराया। जो अपनी बॉडी का है वो अपना खुद का है, बॉडी उसे अच्छे से पहचानती है, इम्यून सिस्टम मुझे अच्छे से पहचानता है, इस पे वो एक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो बाहर से आ रहा है, बाहर से चाहे आप ब्लड दे दो, किसी का कोई ऑर्गन दे दो, तो वो सब पराया है, ठीक है, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप एक ड्रॉप वन ड्रॉप वन ड्रॉप ब्लड, हम एक दूसरे पर्सन के अंदर एक ब्लड
ड्रॉप भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसे फ़ॉरेन की तरह देखता है, मतलब ये पराया है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ अपने को एक्सेप्ट करूँगा। सिंपल सी बात है, इम्यून सिस्टम सिर्फ़ अपने को पहचानता है, दूसरे का पहचानने का यहाँ पर दूसरा मतलब पराया, और जो भी बाहर का होगा फिर उससे यहाँ पर इम्यून सिस्टम फाइट करेगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए एंटीजन को समझना और एंटीजन को इम्पॉर्टेंट होता है जब भी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, किसी को ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, तो यहाँ पर एंटीजन्स की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर किसी पर्सन को ऐसे ही आपने एंटीजन उसके चेक नहीं किए हैं और किसी ऑर्गन को चढ़ा दिया, कुछ भी उसके ऑर्गन ब्लड वगैरह, तो फिर इस पर्सन की डेथ यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि वो बाहर से आने वाले टिश्यू ऑर्गन है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर देगा। तो ऐसे करके पर्सन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए एंटीजेंस को समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीजेंस के अगेंस्ट ही काम करता है। अब जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम की सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो सेल्स यहाँ पर कैसे इंटरेक्ट करती हैं, तो उन उन सेल्स के इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर साइटोकाइंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कीमोकाइंस मॉलिक्यूल होते हैं। ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइटोकाइंस जैसे मॉलिक्यूल है, साइटो का मतलब ही है सेल्स, और काइंस मतलब सेल्स के इंटरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। तो ये किसका, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरह का ये नेचर रखते हैं, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अब जो साइटोकाइंस हैं, तो साइटोकाइंस केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम की सेल्स में कम्युनिकेशन का काम कराते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जैसे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, सेल्स कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो वो काम कराने का काम कौन करता है, साइटोकाइंस करते हैं। ये सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं जिनका कि वेट लेस देन 30 किलो डाल्टन से कम हो, तो उन्हें यहाँ पे साइटोकाइंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये नॉन इम्यूनोग्लोबिनिक होते हैं, मतलब जो भी एंटीबॉडी जैसा कोई स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है, सिंपल से प्रोटीन होते हैं। इम्यून सिस्टम की सेल्स जो हमने पढ़ी है उन्हीं के द्वारा ये सिक्रेट किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सिंथेसाइज किया जाता है, और फिर इन्हें रिलीज करके दूसरे सेल जब इनको रिस्पॉन्ड करती है तब ये काम करते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन में ये काम करते हैं, ठीक है। सेलुलर एक सेल से दूसरी सेल या इतनी सारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हो गई, उनके बीच में ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में इनका जो कंसंट्रेशन होता है, इनके काम के लिए बहुत ही इनका कम रिक्वायरमेंट होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट अगर इनका होगा तब भी ये काम करते हैं। अब इनका काम क्या है, मान लो एक इम्यून सिस्टम की सेल्स है, इस इम्यून सिस्टम की सेल्स ने यहाँ पर साइटोकाइंस का फॉर्मेशन करा। साइटोकाइंस मतलब ये सोल्यूबल प्रोटीन्स ही है। ये प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक इन्हीं के रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, जो किसी अपने से उसी सेल्स पर भी हो सकते हैं और किसी इम्यून सिस्टम के दूसरी सेल्स के ऊपर भी यहाँ पर हो सकते हैं। टिश्यू सेल्स के ऊपर भी इनके रिसेप्टर्स पाए जा सकते हैं। अब जिस सेल ने ये साइटोकाइंस बनाए हैं, अगर वही मॉलिक्यूल अगर सेम सेल्स के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, तो उस टाइप की सिग्नलिंग को यहाँ पर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के फॉर्म में रखा जा सकता है। और ये जो साइटोकाइंस ये सेल से ये जो सेल साइटोकाइन सीक्रेट कर रही है, ये किसी स्टिमुलस के आने के बाद ये साइटोकाइन सीक्रेट, मतलब इसको बाहर से संदेशा मिलता है, कोई सेल्स इसको इन्फॉर्म करती है कि भाई यहाँ पर कुछ पैथोजन वगैरह आए हैं, तुम्हें हमारी बॉडी पर अटैक हो गया है, तो उस फॉर्म में ये साइटोकाइंस बनाती हैं, और फिर ये साइटोकाइंस दूसरी सेल्स पर जाके यहाँ पर अपना काम करते हैं और दूसरी सेल्स को भी यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं। अगर ये जो साइटोकाइंस इस सेल ने बनाए हैं, ये अपने आसपास की ही सेल्स पर जाकर उनके रिसेप्टर पर जाकर सरफेस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप की सिग्नलिंग को पैराक्राइन सिग्नलिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरी सेल्स, टिश्यू की सेल्स वगैरह पर भी ये साइटोकाइंस इनके रिसेप्टर्स होते हैं और ये अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे जिस टाइप के साइटोकाइंस होंगे तो उनके लिए स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, स्पेसिफिक सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर ये बाइंड करते हैं और उन सेल्स में काम करते हैं। अब इन सेल्स में आपस में कम्युनिकेशन के लिए साइटोकाइंस काम कर रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये सेल्स अपना नंबर बढ़ा सकती हैं, ये स्पेसिफिक काम के लिए डिफरेंशिएट हो सकती हैं। अगर टिश्यू को कोई सेल इन्फेक्ट हुई है तो उसकी डेथ करवा सकती हैं, और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस को ये एक्टिवेट करती हैं। तीसरी टाइप की यहाँ पे सेलुलर सिग्नलिंग होती है, जो कि इंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल्स ने मॉलिक्यूल बनाया और बहुत दूर जाके किसी टारगेट पे उसे काम करना है, तो उस टाइप की सिग्नलिंग को इंडोक्राइन सिग्नलिंग कहा जाता है। इस टाइप की सिग्नलिंग क्या होती है, ब्लड में उन मॉलिक्यूल्स को छोड़ा जाता है और वो कहीं दूर जाके काम करते हैं। तो ये पूरा जो इंडोक्राइन सिग्नलिंग का है वो इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, जिसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ पर अभी इम्यून सिस्टम में मेनली ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग को ही माइंड में रखेंगे। तो ये आपको साइटोकाइंस का बेसिक यहाँ पर समझ में आया होगा।
अब ये जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं साइटोकाइन्स, वो काम कैसे कर रहे हैं? ये एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की तरह काम करते हैं, जो कि सेल सरफेस पर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है वो वहाँ बाइंड करते हैं। वो सेल के अंदर उस सिग्नल को इंटरसेलुलर सिग्नल में ले जाते हैं और सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। टारगेट सेल पे ये काम करेंगे। अब अभी तक 100 से ज़्यादा डिफरेंट साइटोकाइंस की डिस्कवरी हो चुकी हैं और वो सारे प्रोटीन जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है और इम्यून सिस्टम के द्वारा इन साइटोकाइंस को सिक्रीट किया जाता है, वो सभी यहाँ पर साइटोकाइंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब साइटोकाइंस जो है वो ओरिजिन के बेसिस पे कि वो किन सेल से ओरिजिन हुआ है, उस बेसिस पर यहाँ पे इन्हें डिफरेंट अब यहाँ पर ओरिजिन के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर किन किन टाइप्स के साइटोकाइंस होते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, हिमेटोपॉइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, कीमोकाइंस एंड इंटरफेरॉन्स, ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं कैटेगरी हैं, ये सभी साइटोकाइंस ही होते हैं जो कि सेल कम्युनिकेशन में काम करते हैं। अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स का क्या काम होता है? ये ऐसे साइटोकाइंस मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल सर्वाइवल डेथ, मतलब सेल की डेथ करवाते हैं। ऐसी सेल्स जो कि यहाँ पर कैंसर सेल हो गई तो उनका यहाँ पर डेथ करवाया जाता है, उसके लिए ये साइटोकाइंस यहाँ पर काम करते हैं। हिमेटोपॉइंस ऐसी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, वो सेल में ग्रोथ करवाते हैं, जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स स्पेसिफिक कॉलोनी जो होती है उनको फैक्टर को बनाने में काम करती हैं। स्टेम सेल्स के लिए ये स्टेम सेल्स को बनाने में और बहुत सारी ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, उन सेल्स को बनाने के लिए हेमेटोपॉइंस साइटोकाइंस काम करते हैं। लिम्फोकाइंस ऐसे साइटोकाइंस को कहा जाता है जिन्हें की लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। इंटरल्यूकिन्स ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स बनाती हैं और ये टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स इन्हें बनाती है जनरली, और ये टी और बी सेल्स को डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। कीमोकाइंस ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो कि कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। कहीं स्पेसिफिक अगर टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर फेगोसाइटोसिस सेल को एक्यूमुलेट करना हो, तो वहाँ पर कीमोकाइंस सेल को अट्रैक्ट कराने का काम करते हैं, उस लोकेशन पे उसे पहुँचाते हैं, तो सेल माइग्रेशन में इनका रोल होता है। इंटरफेरोन्स ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो कि एंटीवायरल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। मान लो कोई वायरस सेल वायरस से एक सेल है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, तो वो सेल जो है वो इंटरफेरोन सिक्रीट करती हैं। यहाँ पर वो सेल जो है वो इंटरफेरोन सिक्रीट करती हैं और अपने पास वाली सेल्स को क्या करती है, इन्फॉर्म करती हैं कि जो वायरस है ये इन्फेक्ट कर गया है, तो आसपास वाली सेल्स क्या करती है, उस इंटरफेरेंस को रिसीव करती हैं और यहाँ पे वो प्रोटेक्शन लेती हैं ताकि वो खुद वायरस से इन्फेक्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने साइटोकाइंस के बेसिक कैटेगरी को समझा जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर साइटोकाइंस का रोल क्या है? तो मेनली साइटोकाइंस जो है वो हम पहले अभी इन कैटेगरीज में देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सेल ग्रोथ रेगुलेटर की तरह ये काम करते हैं, सेल को ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं जो इम्यून सिस्टम के सेल से। दूसरा, माइग्रेट कराते हैं, डिफरेंशिएट कराते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हेमेटोपोइसिस को ये रेगुलेट करते हैं, जो भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, उसे भी ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड्स के मूवमेंट में ये हेल्प कराने का काम करते हैं। दूसरा, साइटोकाइंस जो हैं वो इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के आपस में कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करते हैं। इन्फ्लामेशन जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं और इन्फ्लामेशन को करते भी हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ साइटोकाइंस दिए हुए हैं जिनका कि स्पेसिफिक फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे इंटरल्यूकिन 1 है, 6A12 है जो कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स वगैरह पे काम करते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे बहुत सारे साइटोकाइंस की कैटेगरीज अभी तक रिसेंट डिस्कवर हो चुकी हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शन सेल्स में स्टडी किए जा चुके हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं कि इन्फ्लामेशन क्यों होता है और इन्फ्लामेशन होता क्या है। तो इन्फ्लामेशन एक्चुअली जब भी हमें मान लो ये हमारा हाथ है और यहाँ पे हमें कोई चोट लग गई है, मान लो यहाँ हमें कोई चोट लग गई है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। अब सूजन जो है उसे ही साइंटिफिक वे में क्या कहा जाता है, इन्फ्लामेशन कहा जाता है, जो उसका टर्म टेक्निकल टर्म है वो है इन्फ्लामेशन। उसी सूजन को यहाँ पे इन्फ्लामेशन कहा जाता है। अब इस सूजन के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो इन्फ्लामेशन ऐसी फिनोमिना को कहा जाएगा जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे चोट लगी है हमें, यहाँ पे क्या होता है, आसपास का जो भी ब्लड वगैरह हो गया वो यहाँ पे क्या होता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, मोटा सा हमें सूजा हुआ दिखता है। तो वो यही होता है जिससे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड का क्या होता है, जो भी टिश्यू में फ्लूइड होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है,
दूसरा यहाँ पे रेडनेस हो जाती है। हमने सूजन के टाइम देखा होगा, कहीं भी हमें सूजन आ जाती है तो वो रेड रेड कलर की हमें दिखती है। स्वेलिंग यहाँ पे हो जाती है, टिश्यू उभरा हुआ हमें दिखता है। दूसरा ये एरिया थोड़ा-सा आस-पास के कंपेयर में थोड़ा हीटेड हमें दिखेगा, हल्का-सा गरम दिखता है। पेन हमें यहाँ पे फ़ील होता है, पेन जो भी सूजन होती है वो दर्द भरी होती है। तो इसी कलेक्टिव इसे ही फॉर्म में क्या कहा जाता है, इन्हें ही इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ये सारे फीचर्स इन्फ्लेमेशन के होते हैं, जहाँ पे हीट, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन हुआ क्यों है? तो जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज़ कराने का काम करती हैं। तो जब भी हमें सूजन होती है तो ये एक इम्यून डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमें इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो डिफरेंट इम्यून सेल्स यहाँ पे काम कर रही हैं और वो कुछ ऐसे साइटोकाइंस, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे सीक्रेट करती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो मेनली यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है जो हमें सूजन दिलाती है। और ये पेन वगैरह होना, ये सब हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होते हैं, ये हमें पेन कॉज करते हैं। अब देखते हैं, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने क्या करा यहाँ पे, ये बैक्टीरिया अंदर एंटर हो गया है और ये टिश्यू के अंदर यहाँ पे मैक्रोफेजेस घूम रही हैं। अब इसने बैक्टीरिया को पहचान लिया। अब बैक्टीरिया के पहचानने की वजह से इसने यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर सीक्रेट किए हैं, जैसे हम अभी हमने पढ़ा है कीमोकाइन, साइटोकाइंस। तो ये कीमोकाइन, साइटोकाइंस यहाँ पर दूसरी सेल को क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं। ये यहाँ पर आसपास की जो भी इम्यून सेल्स है उन्हें वो कहेंगे कि यहाँ पे बैक्टीरिया आ चुका है, तो मैसेज इन्होंने भेजा और ये सेल्स यहाँ पे मैसेज भेजने की वजह से फिर रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं और इस बैक्टीरिया को क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स इस टिश्यू के साइड पर आती है। सबसे पहले उसने रिस्पॉन्स देखा कि अच्छा बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है, तो वो सबसे पहले पहुंच जाती है न्यूट्रोफिल्स फटाफट दौड़ के कि अच्छा कोई बैक्टीरिया घुस गया है, दौड़ के जाती हैं और उस जहाँ पर इंजरी वगैरह हुई है वहाँ पर वैसोडाइलेशन कराती है। जो भी ब्लड वेसल्स वहाँ पे जाती है उन्हें क्या करती है, डायलेट करती है, जिससे कि वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है और रेडनेस भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा तो वहाँ पर आरबीसी भी डिपॉजिट होगी, जिसकी वजह से रेडनेस होती है। हीट होगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, इसी वजह से हमें वो स्वेलिंग दिखती है। तो न्यूट्रोफिल्स के दौड़ के जाने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब न्यूट्रोफिल दौड़ के चली गई, पीछे पीछे मैक्रोफेजेस वगैरह भी आती हैं और बहुत सारे यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे इन्फ्लामेशन में चल रही होती हैं। तो इन्फ्लामेशन हम सब इसे हमें पता है, बस साइंटिफिक वे में हम इसे थोड़ा सा समझ रहे हैं कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी हैं। इस पूरे कंप्लीट लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करती हूँ समझ आपको बेसिक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और चीज़ों को आप लिंक कर पा रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर पेशेंस। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। तो ये शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।